हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। डियर लर्नर्स, आज की क्लास का टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये हमारा एडवांस इंग्लिश का पूरा कोर्स चल रहा है 30 डेज़ का, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें हर दिन मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आती हूँ जो आपको आपकी इंग्लिश को मजबूत करने में, आपकी इंग्लिश को अपडेट करने में, अपग्रेड करने में आपको मदद करेगा। तो अगर आज आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा एप्लीकेशन भी उपलब्ध है प्ले स्टोर पे, आप चाहो तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको डियर फ्री वीडियोस मिलेंगी लेक्चर्स की, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी पेपर के बारे में आप जानकारी चाहते हो, किसी नोट्स या पीडीएफ के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी आपकी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्लास के बारे में कुछ पूछना है, नोट्स के बारे में कुछ पूछना है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए डियर, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी एडवांस इंग्लिश का डे 4। ठीक है, चलिए डे 4 में हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डियर कि आज मैं आपको इवन इफ़ का यूज़ बताती हूँ। ठीक है, इवन इफ़ बहुत से लोगों ने शायद इसको पहली बार सुना हो, बहुत से लोग शायद इससे रूबरू पहले हो चुके हों। ठीक है, इवन इफ़ का यूज़ डियर हम अपनी रेगुलर लाइफ में कैसे करते हैं। आपको पता है कि ये एडवांस क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे डियर वो सारे एडवांस लेवल के ही रहेंगे, यानी कि ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो हर कहीं हमको देखने को, सुनने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि इस एडवांस इंग्लिश कोर्स के पैरेलल ही मैं बहुत जल्द बेसिक कोर्स भी लेकर आऊँगी इंग्लिश स्पीकिंग का, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, साईं बाबा एजुटेक पर रहेगा। और उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से लेके हम अपने 100% के सफ़र तक वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ये डियर, ये जो है ये सेशन ऑन डिमांड है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम एक एडवांस इंग्लिश का भी आप कोर्स रेडी कर दीजिए, जिसमें जो है वीडियो ज़्यादा लेंथी ना होते हुए भी शॉर्ट टर्म्स में हो, जिससे कि हम जल्दी उनको कवर कर सकें। ठीक है, तो ये डियर ये सेशन ऑन डिमांड मैंने किया है और इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ बहुत जल्दी मैं बेसिक कोर्स का भी एक सेशन लेकर आऊँगी, जो सभी के लिए रहेगा, जिनको बिल्कुल ये भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, तो चलो डियर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और बताती हूँ आपको कि इवन इफ़ का यूज़ आपको कब और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर ये सुनो कि इवन इफ़ का हिंदी में मतलब क्या होता है। इवन इफ़ का हिंदी में मतलब होता है डियर भले ही, चाहे या क्यों ना। जैसे आप बोलते हो भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, भले ही कुछ भी हो जाए हम उनके घर नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, क्यों ना हम उनसे सारे रिश्ते तोड़ दें। तो डियर आपने देखा है कि ये भले ही, चाहे, क्यों ना, ये आप लोग कितनी बार बोलते हो, है ना। भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले ही मैं पास होऊँ ना हूँ लेकिन मैं एग्ज़ाम तो दूंगी। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए हम कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें कितना संघर्ष करना पड़े हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, आप अपनी रेगुलर भाषा, जो आप रेगुलर आपकी जो एक पूरी एक लाइफस्टाइल रहता है, एक जो आपके नियमित दिनचर्या है डियर, उसमें आप इन शब्दों को कम से कम नहीं तो दिन में 10 बार तो बोलते ही होगे। ठीक है, आप 10 बार तो बोलते होगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी डियर कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो भले ही, चाहे, क्यों ना, तो आप उसको कैसे बोलोगे। उसके लिए डियर आपको इंग्लिश में वर्ड यूज़ करना पड़ेगा इवन इफ़। इवन इफ़ जो होता है डियर वो आपका भले ही को कवर करता है, चाहे को कवर करता है, क्यों ना को कवर करता है। ठीक है, तो जब भी आप इंग्लिश में बोलना चाहो भले ही, चाहे, क्यों ना, तो आप उसकी जगह पे इवन इफ़ का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले डियर ये देखो कि इवन इफ़ का जो यूज़ होता है वो अनरियल सिचुएशन के लिए होता है। अनरियल का मतलब आप समझते हो डियर, जो वर्तमान में नहीं हो रहा है। ठीक है, उसे हम अनरियल कहते हैं। जो भी चल रहा है वो तो रियल है, आप वीडियो देख रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो ये अभी चल रहा है, तो ये रियल है। लेकिन डियर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में नहीं हो रही, जैसे कि आपने बोला है भले कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब आपको पता नहीं कि आगे जाके कुछ हो सकता है ना। आपने पहले कह दी भले कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चाहे जो हो जाए हम उनके यहाँ शादी में नहीं जाएंगे। तो डियर आपने पहले ही ये बात सोच ली है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ होगा,
बाद में होगा, अभी तो नहीं होगा, है ना। मतलब डियर अनरियल सिचुएशन जो होगी वर्तमान में उसका लेना देना नहीं होगा। हाँ, आगे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, थोड़े दिन बाद कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में वैसा एक्शन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को डियर हम कहते हैं अनरियल। क्योंकि जो आप सेंटेंस बोलते हो, आप हिंदी में मन में बोल के देखो, आप भले ही से कोई सेंटेंस बनाओ, आप चाहे से कोई सेंटेंस बनाओ, आप क्यों ना से कोई सेंटेंस बनाओ, आपको अलग ही समझ में जाएगा कि यार इसका लेना देना अभी से तो नहीं है, आने वाले समय से हो सकता है। जैसे कि अगर आप बोलो कि भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम उन्हें अपने घर नहीं बुलाएंगे, मतलब आपने वो कर दिया, फ्यूचर में लेगा इसको, ठीक है। कभी भी भले ही, चाहे या क्यों ना, इनका कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता डियर जो हमको वर्तमान में, मतलब आज में हमको कोई एक्शन दिखाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इवन इफ का यूज़ जो होता है वो एक अनरियल सिचुएशन के लिए होता है। अनरियल सिचुएशन वो होती है डियर जिसका लेना देना आज से तो नहीं पर आने वाले समय से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, और आगे हम आपको बताते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ आप मेरी पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा। उस पिछली क्लास में मैंने एक इंस्टीड ऑफ का यूज़ करना सिखाया था कि इंस्टीड ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, और मैंने उसमें ये बताया था कि इंस्टीड ऑफ का यूज़ करने के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि हम इंस्टीड ऑफ को स्टार्टिंग में ही लगाएं या हम इंस्टीड ऑफ को केवल बीच में ही लगाएं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने सेंटेंस को इंस्टीड ऑफ आगे लगा के भी जोड़ सकते हो, और आप अपने सेंटेंस को उस इंस्टीड ऑफ को बीच में लगा के भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे दो वाक्य होते हैं, ठीक है, तो हम उन दो वाक्यों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम चाहें तो हम जो दूसरा वाक्य है हम उसको पहले भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, और जो फर्स्ट नंबर का जो है कॉमा से पहले वाला उसको हम बाद में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंस्टीड ऑफ को स्टार्टिंग में ही प्लेस करना है, आप उसको मिड में भी कर सकते हो, और ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह उसी के ऊपर डियर, उसी पे बेसिस में आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि इवन इफ़ के साथ भी यही होता है कि इवन इफ़ का प्रयोग हम आगे भी कर सकते हैं सेंटेंस के साथ, और हम उसी इवन इफ़ को उसी सेंटेंस के साथ पीछे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। बट इस पूरे स्थानांतरण में, इस पूरे ट्रांसफ़र में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस वही आप आगे पीछे करोगे जिसके साथ आपका इवन इफ सेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सा सेंटेंस आप उठा लो और उसके साथ आप इवन इफ लगा दो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सेंटेंस हमारा कोई सा भी चल रहा है और हम इवन इफ लगा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो है जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको जो पिछली क्लास ली थी इंस्टीड ऑफ वाली, उसमें भी ये बताया था कि आप सेंटेंस को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इंस्टीड ऑफ की हिंदी होती है के बजाय, है ना। तो जिस सेंटेंस के साथ के बजाय वर्ड आ रहा है, जैसे कि मोबाइल लेने की बजाय मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है, बाइक लेने की बजाय मैं कार ले लेता हूँ, तो जो के बजाय वाला जो वर्ड आ रहा है उसका ही आपको वो इंस्टीड ऑफ होगा जिसमें के बजाय आ रहा है, तो आपको उस वाक्य को उसके साथ में ही लिखना पड़ेगा जिसके साथ के बजाय लिखा है। जैसे कि इंस्टीड ऑफ, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि मोबाइल लेने की बजाय बोल सकते हो शांत रहने की बजाय इंस्टीड ऑफ बीइंग साइलेंट। शांत रहने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस आपको बताया कि शांत रहने की बजाय आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, तो ये के बजाय किसके साथ आ रहा है, शांत रहने के लिए। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इंस्टीड ऑफ बीइंग साइलेंट, इंस्टीड ऑफ बीइंग साइलेंट यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि भाई मैं इंस्टीड ऑफ को पीछे लिखना चाहूँगी, तो डियर पीछे अगर लिखोगे तो ये जो साइलेंट वाला वर्ड था ना, जो बीइंग साइलेंट वाला, वो भी फिर आपको वो सेंटेंस भी पीछे ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल इंस्टीड ऑफ को पीछे ले जाओ, इंस्टीड ऑफ को आगे ले जाओ और सेंटेंस वहीं रहे, नहीं। सेंटेंस जो है डियर वो जुड़ा हुआ होता है। के बजाय के साथ जो वही बात लगी थी, मोबाइल की बजाय, लड़ने की बजाय, शांति रहने की बजाय, तो वो भी एज इट इज़ साथ में पीछे जाएंगी, वो एज इट इज़ साथ में आगे आएंगी। उसी प्रकार डियर इवन इफ़ में भी ये ध्यान रखना कि इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही, चाहे, क्यों ना। तो जिस सेंटेंस के साथ में ये शब्द आ रहे हैं उन्हीं के साथ ही आपको
आगे पीछे साथ में इवन इफ को लेके जाना है। मतलब अगर आप इवन इफ आगे लगा रहे हो तो आपको वही सेंटेंस साथ में लिखना पड़ेगा जिसके साथ इसकी जोड़ी बनी थी। आप इवन इफ पीछे लगा रहे हो तो आपको वही सेंटेंस लिखना पड़ेगा पीछे जिसके साथ इसकी जोड़ी बनी थी। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, आप स्टार्टिंग में लगाओ चाहे बीच में लगाओ, दोनों ही वाक्य आपके सही माने जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भले ही मैं वहाँ ना जाऊं, भले ही मैं वहाँ ना जाऊँ, मुझे वहाँ सब जानते हैं। तो डियर देखो, जैसे आप हिंदी में बोलोगे कि मम्मी भले ही मैं वहाँ ना जाऊँ पर मुझे वहाँ सब जानते हैं, मेरी वहाँ बहुत पूछ है, तो आप यहाँ पे देखो ये हो गया आपका भले ही। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका भले ही। अब भले ही किसके साथ लग रहा है डियर? वहाँ ना जाने के लिए। मतलब ये एक सेंटेंस है आपका और ये आपका है डियर दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो आप भले ही को इवन इफ को इधर भी लगा सकते हो स्टार्टिंग में चाहो तो, और पीछे भी लगा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस फर्स्ट है, ये सेंटेंस टू है, और भले ही के साथ डियर इसकी जोड़ी बनी हुई है, भले ही मैं वहाँ ना जाऊँ। तो जहाँ भी आप वहाँ ना जाने की बात करोगे ना, इवन इफ साथ में लिखा होगा। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करूँ तो एवरीवन नोज मी इवन इफ आई डोंट गो देयर। मैंने क्या करा, मैंने इस बार इसको पीछे लगाया, ये वाला इस वाले फॉर्मेट से, फिर से करते हैं, इस वाले फॉर्मेट से बनाया मैंने पहले और फिर इस वाले फॉर्मेट से बनाया मैंने बाद में। तो पहले वाले फॉर्मेट में अगर देखूँ डियर तो मुझे वहाँ सब जानते हैं, सब मतलब एवरीवन, ताहे तीहे मतलब प्रेजेंट, एवरीवन नोज मी, मुझे सब जानते हैं, इवन इफ भले ही आई डोंट गो देयर, भले ही मैं वहाँ ना जाऊँ। तो आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने इवन इफ भले ही पीछे लिखा है, लेकिन मैंने इवन इफ के साथ वही सेंटेंस लिखा है जो उसके साथ यहाँ पे जोड़ी में बैठा था। मैंने यहाँ इस वाले वाक्य के साथ इवन इफ को नहीं जोड़ा। दूसरा सेंटेंस देखो डियर, मैं इसी इवन इफ को आगे ले आई, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे साथ कौन भी आया साथ में? वही जाने वाला, वहाँ ना जाऊँ, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका इवन इफ आगे बैठे चाहे आपका इवन इफ पीछे बैठे, आपको उसके साथ वाला वाक्य दोनों ही पक्षों में उसके साथ रखना पड़ेगा। आगे बैठेगा तो वो वाक्य आगे आ जाएगा और पीछे बैठेगा तो वो वाक्य पीछे आ जाएगा। ऐसा मत कर देना कि इवन इफ एवरीवन नोज मी आई डोंट गो देयर, नहीं, ये नहीं करना है। अपने को सेंटेंस की जोड़ी नहीं तोड़नी है, अपन को इनकी जोड़ी नहीं तोड़नी। इवन इफ की जोड़ी बनी है किससे? इसके साथ। भले ही के साथ किसकी जोड़ी बनी है? मैं वहाँ ना जाऊँ। ठीक है, तो अपन इंग्लिश में भी उसकी जो पेयरिंग है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, एज इट इज़ उसको चलने देंगे, भले ही आप उसको बीच में लिखो या फिर आप उसको स्टार्टिंग में लिखो। ठीक है, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें कि भले ही ये मोबाइल महंगा क्यों ना पड़े, मैं इसे खरीद कर रहूँगा। अब दो वाक्य देखो, भले ही ये मोबाइल महंगा क्यों ना पड़े, सेंटेंस नंबर 1, मैं इसे खरीद कर रहूँगा, सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, दो वाक्य हो गए। भले ही किसके साथ लग रहा है? मोबाइल के महंगे होने पर। तो जब भी अपन इवन इफ का यूज़ करेंगे तो उसके साथ अपन सेंटेंस मोबाइल वाला लगाएंगे। इवन इफ आगे अगर जा रहा है तो मोबाइल वाला सेंटेंस भी आगे जाएगा, और अगर इवन इफ मिड में आ रहा है तो मोबाइल वाला सेंटेंस भी मिड में आएगा, मतलब साथ में आएगा। हमको उसकी जोड़ी नहीं तोड़नी है। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी तो ये कैसे बनेगा? इवन इफ दिस मोबाइल कॉस्ट में लाइक अ बॉम्ब। जब कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होती है, जब कोई भी चीज़ अपन को ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है तो अपन उसको लाइक अ बॉम्ब बोल देते हैं। बॉम्ब का मतलब फटने वाला बॉम्ब नहीं है, ये एक अपना एडवांस वर्ड है जिसमें किसी चीज़ का महंगे पड़ने को अपन बॉम्ब से बोलते हैं। ठीक है, इवन इफ दिस मोबाइल कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब आई विल डेफिनेटली बाय इट। ठीक है, तो आप देखो कि मैंने इवन इफ लिखा है, मैंने भले ही को ट्रांसलेट कर दिया इवन इफ में। ठीक है, लेकिन मैंने इसके साथ स्टेटमेंट कौन सा जोड़ा है? मोबाइल कॉस्ट में लाइक अ बॉम्ब, मतलब महंगा क्यों ना पड़े। आ गया देखो आपका क्यों ना पड़े, क्यों ना आ गया, भले ही आ गया ना। तो इस क्यों ना और इस भले की इंग्लिश होती है इवन इफ। ओके, तो जब भी अपन इवन इफ का यूज़ करेंगे तो मोबाइल वाला सेंटेंस इसके साथ में लिखेंगे, भले ही स्टार्टिंग में करें या फिर भले ही अपन उसके बाद में करें। ठीक है, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमें अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। अभी सेंटेंस ही आप अपने आप में देखो, अपने आप में इस सेंटेंस कितना भारी भरकम है कि कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमें अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि इसके जो कुछ शब्द होंगे वो लाइक ऐसे होंगे जैसे कि भले ही आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि क्यों ना आ जाएगा। ये देखिए क्यों ना लिखा हुआ है, ठीक है, भले ही लिखा हुआ है। एक वर्ड और मैंने आपको बताया था चाहे। तो इन तीनों ही केसेस में हम किसका यूज़ करेंगे, इवन इफ़ का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, तो इस क्यों ना की इंग्लिश क्या होगी डियर, इवन इफ़, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हो जाए, और यहाँ हो गया कि हमें हमारे परिवार के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ दो सेंटेंसेस बन रहे हैं डियर। एक हो रहा है चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, ये एक सेंटेंस हो गया, और ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 2। मतलब यहाँ पे दो वाक्य हैं, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, ठीक है। इंग्लिश क्या होगी, आपको बुरा वाली जो बात है, बुरा मतलब वर्ड्स, ठीक है, उसमें आपको ये जो क्यों ना वर्ड मिला है वो इसी सेंटेंस में मिला है। तो जब भी इवन इफ लगाओगे तो ये बुरा होने वाली बात आपको इसके साथ लिखनी पड़ेगी, और परिवार के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, ये वाली बात आपको अलग चलानी पड़ेगी, ठीक है। इवन इफ द सिचुएशन गेट्स वर्स वी शुड ऑलवेज स्टैंड विद आवर फैमिली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इवन इफ को उसमें आगे लिया है, तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा कि मुझे इनकी जोड़ी नहीं तोड़नी है, ठीक है। तो मैंने इवन इफ के साथ इसको आगे लिख दिया। अब आप चाहो कि नहीं मैम हमको तो उसको बीच में लिखना है, तो बीच में लिखने के लिए क्या करोगे डियर, आपको पहले बोलना पड़ेगा कि वी शुड ऑलवेज स्टैंड विद आवर फैमिली इवन इफ द सिचुएशन गेट्स वर्स। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बीच में लिखना है तो पहले आप ये वाला वाक्य लिख देना, उसके बाद आप बोलना इवन इफ द सिचुएशन गेट्स वर्स, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के भयंकर वाले भारी भारी सेंटेंस बोलने की इच्छा हो, खुल के बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, लेकिन इवन इफ लगा के बोलो, ठीक है। भले ही वो बहुत अमीर हो जाए पर रहेगा तो मेरा दोस्त ही। अब देखो भले ही के साथ कौन सा सेंटेंस आया है, अमीर होने वाला, और दूसरी बात क्या है, रहेगा तो मेरा दोस्त ही। तो इवन इफ ही बिकम्स वेरी रिच, ये जो अमीर वाली बात है डियर वो किसके साथ जाएगी, इवन इफ के साथ। तो ये देखो हमने हमारा सेंटेंस को पेयर किया, और फिर क्या बोला, रहेगा तो मेरा दोस्त, ही विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। तो इवन इफ ही बिकम्स वेरी रिच ही विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। दूसरे तरीके से पहले इसको लिख दो, दूसरा तरीका क्या होगा, ही विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड इवन इफ ही बिकम्स वेरी रिच। तो हम इसको दोनों ही फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बस ये ध्यान रखना है कि इनकी जोड़ी ना टूटे। इवन इफ के साथ वही सेंटेंस लिखना डियर जो उसमें हिंदी बोलने में साथ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल, भले ही हम साथ ना रहें। अब देखो भले ही किसके साथ लगा हुआ है किसके साथ, भले ही हम साथ नहीं रहें। ये सेंटेंस 1 है, पर एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, सेंटेंस नंबर 2। तो भले ही हम साथ नहीं रहे, तो जब भी साथ रहने वाली बात होगी ना तो वो केवल किसके साथ जाएगी डियर, भले ही के साथ, यानी कि इवन इफ के साथ। तो देखो वी नो ईच अदर वेरी वेल, मैंने पहले इसको लिख दिया, वी नो ईच अदर वेरी वेल, ठीक है, इवन इफ वी डोंट लिव टुगेदर, ठीक है। हम भले एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब इसी को पलट के बना लोगे तो क्या बनेगा, पहले इसको लिख देना, इवन इफ वी डोंट लिव टुगेदर। दूसरा तरीका बता रही हूँ, टाइप 2, इवन इफ वी डोंट लिव टुगेदर, दूसरे नंबर पे इसको लिखना वी नो ईच अदर वेरी वेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस को अपन फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपने कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें अपन ने दोनों तरीके से वाक्य बनाना सीख लिए, उसमें आगे भी रखना सीख लिया, बीच में भी रखना सीख लिया, ठीक है। तो अगली क्लास में डियर मिलेंगे एक अगले अच्छे टॉपिक के साथ में, इसी तरीके की हम और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इन 30 दिनों में हर दिन लेवल हाइक होगा, हर दिन आपको कुछ अच्छा और कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।